गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वाटर के रिगार्डिंग हमने 4 बातें डिस्कस करनी थी। वाटर वाले टॉपिक में हमें डिस्कस करनी थी अकरेंस ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। अकरेंस में मैंने ये बताया था कि हमारा जो वाटर सोर्स है पूरे अर्थ पे कितने कितने परसेंट कहाँ पे है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट तीनों कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी। कैसे कैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। गैसियस मॉलिक्यूल में एक एक मॉलिक्यूल सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में एसोसिएशन के साथ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास 2 बातें दी थी। एक तो यूनिवर्सल कर सकते हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाती है। दूसरा मैंने ये बोला था कि जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ प्रॉपर्टीज जो होती हैं बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में अच्छी आती हैं, हाई आती है। उसका रीजन मैंने क्या दिया था? उसका रीजन मैंने ये दिया था कि इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिस वजह से मॉलिक्यूल्स की एसोसिएशन होती है, और जब भी एसोसिएशन होती है तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ज्यादा आती है। ये 3 चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है, खत्म हो जाएगा। वाटर का टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ वाटर पढ़ने हैं। पानी 2 तरह का होता है हमारे पास जो अवेलेबल है पीने लायक, उसमें बोल रहा हूं मैं। जो पीने लायक पानी है वो 2 तरह का है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। उसके बारे में फिर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक दिन अपने को लगेगा हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पे, मतलब कल का दिन कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन अपने को लगेगा हैवी वाटर और हाइड्रोजन इकोनॉमी। तो कोशिश करेंगे बुधवार तक खत्म हो जाए चैप्टर, ठीक है? चलो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है डीकंपोजिशन। मतलब पहली प्रॉपर्टी में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। पानी का मॉलिक्यूल डीकंपोज करने, डिसोसिएट करने। पानी का मॉलिक्यूल जो होता है वो डिसोसिएट होता है जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। प्रोसेस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो हमारा पानी का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाता है, और डिसोसिएट होकर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन इस रिएक्शन में थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। दिक्कत पहली तो ये है, ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल है हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना? जब आप इसको हीट वगैरह करते भी हो तो ये डिसोसिएट नहीं होता, इसके वेपर बन जाती है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है। फिर आप इतना टेम्परेचर दे रहे हो, लगभग 1250 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे जाके ये डिसोसिएट हुआ, और डिसोसिएट भी कितना हुआ? सिर्फ 2%। मतलब अगर आपने शुरू में वाटर के 1000 मॉलिक्यूल लिए होंगे तो 1000 में से कितने टूटे? सिर्फ 20। वो भी कितने टेम्परेचर पे? 1250 डिग्री पे, 1500 केल्विन पे। तो मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर करने के बाद भी पानी के मॉलिक्यूल नहीं टूट रहे, वो हमें यही शो करता है कि पानी का मॉलिक्यूल कितना स्टेबल है। तो पानी जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। आप उसे इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से ब्रेक कर सकते हो, बड़ा महंगा मेथड है। अगर ये सस्ता तरीका हमें मिल जाए ना, इलेक्ट्रोलिसिस करने का सस्ता तरीका मिल जाए, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड का, वो काफी एडवांस हो जाएगा। क्योंकि अभी दिक्कत ये है, हम जो रिसोर्सेज यूज करते हैं एनर्जी के, वो मेनली है कोयला और पेट्रोलियम, है ना? उसमें फिर दिक्कत ये है वो लिमिटेड है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएंगे।
और जब फिर वो खत्म हो जाएंगे फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सब बातें डिटेल में करेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन इकोनॉमी, उसमें मैंने समझाना कुछ नहीं है, बात ही बतानी है, तो यही वाली बात बतानी है उसमें। तो ये हमारी डीकम्पोजिशन की रिएक्शन थी, मैंने सब बता दिया। पानी स्टेबल है, तोड़ना है तो 1500 पर टूटेगा, विद पुअर यील्ड 2% ही टूटता है, 98% तो टूटा ही नहीं, महंगा प्रोसेस है। अब मैं किसी चीज पर लाखों खर्च कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम आउटपुट तो मिले, आउटपुट कितना मिल रहा है 2%, इसलिए आप डिसोसिएशन ज्यादा प्रेफर करते नहीं है। पहली केमिकल रिएक्शन, सॉरी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया थे क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, बताए थे मैंने जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवा रहा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बोला था ना, कॉपर आप डिप करेंगे 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, बताया था मैंने। फिर मैंने बोला था अपना दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करते हैं वाया सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वहां पे भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन दी थी। तो अगर याद अच्छी बात है, नहीं याद तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आप कहोगे सर ये क्या मीनिंगलेस बात है, किस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, पानी की। पानी को पानी में डिसॉल्व करेंगे आयंस प्रोड्यूस होंगे, ये क्या बात हुई। तो उसके पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे कौन से आयंस प्रोड्यूस होंगे, देखो पानी के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है, 2, एक बढ़ा दो, एक कम कर दो, जो बढ़ाया उस पर पॉजिटिव, जो कम किया उस पर नेगेटिव। तो पानी जो होता है वो खुद के साथ रिएक्ट करके 2 आयंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ये पानी का इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर है। अब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास होते हैं वीक। वाटर जो है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो डिसोसिएट होने पे ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करती है, लेकिन वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा भी, डिसोसिएट होकर बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस करता है, ना के बराबर, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग और वीक में पता क्या फर्क है, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो 98% टूट जाता है, लगभग सारा टूट गया। वीक जो होता है वो 98% बच जाता है, यानी कि 20% मिलता है। समझ रहे हो ना, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट होता है उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट बच जाता है। ये हमारे पास हमारी क्लियर हो गई होगी। तो ये हमारे पास हमारे वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर है। इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर को करने के बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ सिन गैस। सिन हमारे पास वर्ड आया सिंथेटिक से, सिंथेटिक का शॉर्ट फॉर्म हमने सिन लिख लिया, तो हम सिन गैस बनाएंगे। सिन गैस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन की रिएक्शन करवानी पड़ती है वाटर के साथ। प्योर कार्बन जो होता है ना उसे हम कोक बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है ये, ठीक है, प्योर कार्बन। तो कॉक की रिएक्शन हमें करवानी है वाटर के साथ, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल मेटल जो है वो कैटलिस्ट है। निकल मेटल बताई थी ना थर्ड चैप्टर में, सॉरी थर्ड चैप्टर में मेथड में, डी ब्लॉक की 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये 3D सीरीज का मेटल है। डी ब्लॉक की जो मेटल्स होती है ना वो एज ए कैटलिस्ट बिहेव कर सकती है, +2 क्लास में बताएंगे, चैप्टर आएगा पूरा, ठीक है। तो कार्बन की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ इस टेम्परेचर पे और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। होगा क्या, कार्बन
जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। फिर ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट में हमारे पास दो गैसेस का मिक्सचर आ जाता है। एक गैस बनी हमारी CO और दूसरी गैस हमारी बनी हाइड्रोजन। इन दोनों गैसों का जो मिक्सचर होता है ना, इसके मिक्सचर को हम बोलते हैं स्टीम गैस। तो ये लास्ट ईयर लगभग हर स्कूल के पेपर में आया था, जी में भी आया था, सतलुज में भी आया था, 1 मार्क्स में सिनगैस। तो सिनगैस स्पेशल कुछ नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए मतलब कंफ्यूजन करते हैं टीचर माइंड में। वो बोलते हैं कि मैंने ना एक रिएक्शन की, कोई भी एक रिएक्शन की, उसमें प्रोडक्ट ये बना, 3 मोल्स बने कार्बन मोनोऑक्साइड के और 4 मोल बने हाइड्रोजन। तो बताओ ये सिन गैस है या नहीं? आपने डिटो याद किया होता है, आपा कहते हैं यही आना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं। मैंने आपको बोल ही दिया CO और H2 का मिक्सचर आना चाहिए। और मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है, दो सब्सटेंसेस आपस में डिसॉल्व होते हैं इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती, जब आप प्रोपोर्शन को फिक्स कर देते हो तो वो कंपाउंड बन जाता है। समझ में है ना? तो यही हमारे पास हमारा केस है। सिन गैस के अंदर आप CO और H2 किसी भी प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे CO और H2 3:4 में प्रेजेंट है, तो भी ये सिन गैस है। मेरे वाले एग्जांपल 1 था, तो भी ये सिन गैस है। तो ये बेनिफिट होता है सिन गैस का। समझ में आ गया? तो यहाँ हम थर्ड कैटेगरी प्रॉपर्टीज 3 में बता दी हैं। तीनों में से कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिख दो। डी ब्लॉक की मेटल है, उसकी प्रॉपर्टी होती है, मैंने बोला थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल से है। बाहर ना अपनी एकेडमी पे छुट्टी होगी अपनी 4:45 बजे, पापा जा रहे थे, तो मैं बाहर निकला, आप भी बाहर निकले, तो आपने देखा कि 2 बंदे लड़ाई कर रहे हैं। तो शुक्र है एकेडमी में स्टार्ट हो गई क्लासेस, छुट्टी है तो ये थी हमारे पास हमारी 3 प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास सबसे कॉमन, सबसे इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस की। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, प्लांट्स का फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसके अंदर वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे आपने फैमिली वालों से सुना होगा भी पानी डालते रहा करो प्लांट्स को, उसका रीजन ये है, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 एब्सॉर्ब करते हैं। CO2 एब्सॉर्ब करते हैं, पानी उन्हें हम डाल देते हैं। जब वो छोटे हैं तब पानी हमें डालना पड़ेगा, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनकी रूट्स जमीन के अंदर काफी गहरी हो जाती है, फिर वो ग्राउंड वाटर यूज कर लेते हैं। तभी पेड़ों को लंबे टाइम तक जो है वो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। पेड़ों को कभी कभी पानी डालोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो ग्राउंड से इकट्ठा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उन्होंने एब्सॉर्ब की, पानी की रिएक्शन हुई, पानी अपन ने ऐड किया, ये रिएक्शन मैनेज कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होती है ना ये,
क्लोरोफिल ना होता तो ये रिएक्शन ना हो पाती, वो अपना फूड प्रिपेयर ना कर पाते। और क्या चाहिए? धूप चाहिए। रात में खाना प्रिपेयर ना तो दिन में खाना प्रिपेयर हो सकता है। तो क्या होगा, ये आपस में कंबाइन होके ग्लूकोज बना देती है। ठीक है ना? तो इन मतलब इनके खाने में वैरायटी नहीं होती, जैसे अपने खाने में वैरायटी होती है, ये एक ही चीज बनाते हैं ग्लूकोज। और अपने खाने में वैरायटी है, अपन तरह तरह की चीजें खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम किसमें ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में, बॉडी के अंदर जाके। जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी पर्पसेस वाले काम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बोलने में एनर्जी लग रही है, आप चलते फिरते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, उसमें एनर्जी लगती है, तो उस एनर्जी को हम कहाँ से यूज करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में वो अपनी बॉडी में स्टोर होती है। तो यही चीज इन्होंने भी अपना खाना बना लिया। साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी। बायो वाला बच्चा भाई, एटीपी, है ना? चलो, तो ये हमारे पास हमारे रिएक्शन है। ठीक है, अब इसमें बैलेंस कर लेते हैं। 6 कार्बन थे तो 6 लगाना पड़ेगा। 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, 6 टू 12। अब इस चक्कर में कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन रह गई। ऑक्सीजन भी हमारे पास 12 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 6। 18 थी, 6 दिखा दी, 12 रह गई, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लांट्स का खाना बनाना बड़ा जरूरी है। प्लांट्स अगर खाना नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। उनके लिए तो जरूरी है ही, उनको खाना चाहिए, अपने लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है प्लांट्स का। ये सिंपल सा रीजन आपके सामने है। तो इस रिएक्शन में भी पानी का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो काम खराब हो जाएगा, है ना? लास्ट रिएक्शन आ गई हमारे पास, रिएक्शन Excuse me, sir. सर वीडियो पोज हो रही है आपकी बार बार। क्या आवाज आ रही है तुम्हारे बच्चों को? यस सर। तो पता नहीं आज नेट जो है वो चल रहा है, क्लास जो है वो अपने आप लीव हो रही है। एक सेकंड, बंद हो गया। ठीक है, ठीक है। नेट पता नहीं वीक चल रहा है आज यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो ये है हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें अपन ने पानी की रिएक्शन करवानी है कार्बाइड्स के साथ, यानी कि कार्बन वाले कंपाउंड, हाइड्राइड्स के साथ हाइड्रोजन वाले कंपाउंड, ऑक्साइड्स के साथ ऑक्सीजन वाले, नाइट्रोजन वाले और फॉस्फोरस वाले। ये जो अपन ने कंपाउंड्स बना रखे होंगे ना, ये सारे हमने बना रखे हैं एक्टिव मेटल्स के। एक्टिव मेटल्स कौन सी होती हैं? एस ब्लॉक वाली। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब चीजें। तो मैं सबका एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। इन सब की रिएक्शन अपने को करनी है पानी के साथ। तो जब कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड की, तो ये देखो क्या बनेगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, C2 और H2 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बन जाएगा C2H2।
इसको फिर आप ये भी लिख सकते हो, इथाइन बन गया। ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे लास्ट चैप्टर में, 13 चैप्टर आएगा ना, 13 चैप्टर में एल्केन एल्कीन एल्काइन की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें एल्काइन की प्रिपरेशन ऐसे करोगे। ठीक है, सेकंड कौन सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसमें भी पानी जोड़ दो। अब इसमें पानी जोड़ देते हैं, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर। एक बार इसको देखो, पानी कैसे लिख लो, HOH, H2O होता है ना, H2O में H अलग दिखा दिया, OH अलग दिखा दिया, जोड़ोगे तो वाटर ही बन जाएगा H2O। सही है, अब इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि रिएक्शन थोड़ी आपके लिए आसान हो जाए। Mg के साथ क्या कंबाइन करोगे, OH, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 2 OH है ना, तो 2 लगा दिए, ये 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन थी हाइड्राइड के साथ। ठीक है, फिर है हमारे पास ऑक्साइड, ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ। अब इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें पानी को ऐसे लिख लो, HOH, रिएक्शन याद करना इजी हो जाएगा। अब देखो, एक H जो है वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली चला जाएगा OH, दूसरे का दूसरा तो OH कंप्लीट ही है, तो यहाँ पे इसका OH बनेगा इन दोनों का, यहाँ पे इसका 2 OH 2 सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे 2 NaOH। ठीक है, तो इसमें भी अपने हाइड्रोक्साइड बने, इसमें भी अपने हाइड्रोक्साइड बने, चाहे हाइड्राइड्स हो चाहे ऑक्साइड्स हो, पानी के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फिर ये वाली दोनों रिएक्शन सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ना वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, तो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस। रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, अमोनिया बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली रिएक्शन, 3 पानी के मॉलिक्यूल, 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड और 2 बनेंगे हमारे पास PH3। तो ये हमारी रिएक्शन थी, 5 तरह के कंपाउंड, सबके साथ पानी जो है वो रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है हमारे पास कंपाउंड्स जो भी मैंने बता दिए। उसमें ऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और साथ में बाय प्रोडक्ट भी कुछ काम किए हैं, जैसे हमारा अमोनिया काम का होता है, इसे अमोनिया बोलते हैं, इसे बोलते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर लिखो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।
तो ये थे हमारे पास हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक। पानी वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वाटर का कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने वाटर के रिलेटेड बेसिक बातें पढ़ी। अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे वाटर की टाइप्स। और जब मैं टाइप्स की बात करता हूं तो पानी हमारे पास दो तरह का प्रेजेंट है, दैट इज हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाटर की टाइप्स, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। अब हार्ड वाटर हमारे पास क्या होता है, देखो जो मैं आपको वाटर की दोनों टाइप्स बता रहा हूं ना, ये टाइप्स में बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी विद सोप सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमने पानी लिया, एक पानी तो मैंने उठा लिया जैसे नदी वाला पानी जो रिवर वाटर होता है हमारा, और एक मैंने बारिश वाला पानी ले लिया। दोनों के अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट डिसॉल्व करके देखा। जब मैंने दोनों के अंदर सॉफ्ट डिसॉल्व किया, मुझे दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशंस दिए। उन अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे मैंने मेरे वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे जो हम पानी की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वाटर विद सोप सॉल्यूशन। तो हमने ये देखा हार्ड वाटर के अंदर जब आप सोप ऐड करते हैं तो वो हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनाता। When soap solution is treated with water, it does not produce lather in the solution. Lather का मतलब झाग होता है, ठीक है ना। तो हार्ड वाटर की होती है, उसमें आप सोप डाल दो, अगर आपको ज्यादा झाग वहां पे बनानी है फिर आपको वहां पे ज्यादा साबुन ऐड करना पड़ेगा, उसमें अपना खर्चा होगा, ठीक है। सॉफ्ट वाटर फिर क्या करेगा, फटाफट झाग बना देगा, प्रोड्यूस लेथर इमीडिएटली। तो ये हमारे पास हमारी क्लासिफिकेशन आई हार्ड। अब इसमें देखो क्या सिस्टम है। हार्ड वाटर में जनरली हम कंसीडर करते हैं रिवर वाटर, वेल वाटर कुएं का पानी, वेल से मेरा मतलब हो गया ग्राउंड वाटर, है ना, जो कुएं वाला पानी है वो ग्राउंड वाटर होता है। और रिवर वाटर, वेल वाटर, सी वाटर, ये सारे हमारे हार्ड वाटर में आते हैं, यानी कि ये झाग प्रोड्यूस नहीं करते जल्दी से, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं रेन वाटर की या मैं बात करूं डिस्टिल्ड वाटर की, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो भी हमारी पानी की प्योरेस्ट फॉर्म ही होती है, जो हमने केमिकली प्रिपेयर की होती है। हम बोलते हैं कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है वो 99.99% प्योर है। तो उसमें पता क्या सिस्टम है, जैसे मान लो जिस कंटेनर में आपका डिस्टिल्ड वाटर है उसको आप खुला नहीं छोड़ सकते। वैसे तो वो पानी है, किसी से रिएक्ट करता नहीं है, पर ऐसा बोल देते हैं कि अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो एटमॉस्फेरिक गैसेस वहां पे आ जाएंगी। फिर गैसेस जो होती हैं वो थोड़ी बहुत पानी में सोल्यूबल होती है। इसका सबूत क्या है अपने पास, एक्वेटिक लाइफ, जो भी पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं वो जिंदा कैसे हैं, क्योंकि पानी के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। तो इसलिए हम उसको खुला नहीं छोड़ सकते। अगर आप डिस्टिल्ड वाटर का कंटेनर खुला छोड़ दोगे उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगी, वो पानी हमारा प्योर नहीं रहेगा। उसके अलावा जितने भी मिनरल्स होते हैं पानी में, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, वो भी हम सारे इसमें से रिमूव करवा चुके होते हैं। तो इसको ऐसा बोलते हैं जैसे आप गिलास को ऐसे अंदर से पकड़ लेते हो ना, अंदर उंगली भी नहीं डालनी होती, अगर आप हल्का से भी उसको टच कर दोगे वो प्योर हो जाएगा सारे का सारा पानी। तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से यूज करना होता है। केमिकल रिएक्शंस में जहां पे भी वाटर यूज होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ रिएक्शंस में एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर काफी महंगा मिलता है और इसको बनाने का प्रोसेस जो है वो भी काफी एक्सपेंसिव है। तो जो भी आप लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो अगर करोगे तो उसमें आप नॉर्मल पानी यूज करते हो। आपको चाहिए होगा ना पानी, आप टीचर को बोलोगे सर इसमें पानी चाहिए या इसमें पानी चाहिए, तो बोलेंगे टूटी खोलो और ले लो। तो टूटी में क्या होता है, टूटी में टंकी वाला पानी होता है, उसमें तो तगड़े तगड़े मिनरल्स ऐड होते हैं जो जो आपने देखे भी नहीं होते, टंकी ऊपर से खुली है या बंद है, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट
उससे क्या होता है, रिजल्ट हमें थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं मिलता, फिर टीचर बोल देता चलो ये तो एक्सपेरिमेंटल एरर होगा, चला लो काम, लेकिन एक्चुअल में डिस्टिल्ड वाटर से बड़ी एक्सपेरिमेंट होती है। हायर क्लासेस में दे देते हैं डिस्टिल्ड वाटर, एमएससी वगैरह में, या जब आप हायर उससे पीएचडी वगैरह करोगे उसमें वो आप पे पैसा खर्च देती है, क्योंकि वहां पे आपको एक आउटपुट ऐसे देती है जो कंट्री के काम आएगी। आप वहां पे थीसिस लिखते हो, रिसर्च करते हो, तो वो कंट्री के काम आएगी, इसलिए वो आप पे खर्चा कर देती है। स्कूलों में नहीं होता है, स्कूलों में टूटने पानी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको हार्ड वाटर के टाइमिंग बता दिया और सोप के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन भी दी। फिर हमारे पास लास्ट चीज आएगी, जूम पे आवाज आ रही है? सर प्री क्वेश्चन। अच्छा, मैं रिवीजन करना दोबारा। मम्मी कुछ नहीं होगी, मम्मी कुछ ना होगा, पकड़ धक सीख लेते हैं, मम्मी सीख रहे हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? चलो, तो बस ये खत्म कर रहे हैं अभी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे भी सही चल रहा है। तो मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो हमारे पास हमारा हार्ड वाटर होता है या सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर तो अच्छी बात है, चलो साफ, जो मतलब साबुन है उसके साथ झाग प्रोड्यूस हो रही है, तो आप अपना क्लीनिंग एक्शन वगैरह अच्छी तरह कर सकते हैं। इसमें दिक्कत होगी, झाग तो बनेगी नहीं, जब तक लेदर नहीं बनेगा तब तक आपका जो क्लोथ है वो क्लीन नहीं होगा। फिर आपको अगर लेदर बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सोप सोल्यूशन ऐड करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है और इसको आप सॉफ्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सब बातें अपने को करनी है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट चीज आज की, कॉज ऑफ हार्डनेस। जो हमारा हार्ड वाटर होता है वो सोप के साथ क्यों नहीं बना पा रहा झाग, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप ना दो चीजें पढ़ते होते हो कपड़े धोने के लिए, साबुन या डिटर्जेंट। तो हमारे पास यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं शो करने के लिए, या तो हम सोप सॉल्यूशन यूज करते हैं या हम डिटर्जेंट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। दोनों में फर्क ये होता है कि जो डिटर्जेंट होता है ना वो आप हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी दिक्कत क्या होती है, उसकी दिक्कत ये होती है कि जो आपके कपड़े का फैब्रिक होता है वो उसको वीक कर देता है, जो कपड़े की बॉन्डिंग थी ना, मतलब जो उसका अरेंजमेंट था उसको खराब कर देता है। कपड़े आपके थोड़े टाइम के बाद रफ हो जाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि पुराने हो गए, ऐसा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो फिर डिटर्जेंट का ड्रॉबैक है, लेकिन उसका फायदा ये है कि वो आप हार्ड वाटर में यूज कर सकते हो, इसलिए मोस्टली दोनों में डिटर्जेंट ही यूज होता है, क्योंकि अपने पास सॉफ्ट करने के इतने मेथड्स नहीं है और इतने एप्लीकेबल भी नहीं है वो मेथड्स। तो ये चीज है। तो हम यहाँ पे सोप सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं और डिटर्जेंट भी, पर मैं सोप भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर डिटर्जेंट कर लिया फिर फायदा क्या हुआ इसको पढ़ने का। तो उसमें देखो, जो सोप सॉल्यूशन मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो है मेरा सोडियम स्टीरेट। जो अपने अलग अलग ब्रांड आते हैं उनका जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है वो यही है, सोडियम स्टीरेट। उसके अलावा वो इसमें मतलब खुशबू भरने के लिए अलग अलग एस्टर डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, कलर देने के लिए अलग अलग डाई डालते हैं। फिर वो डब आता है 1/4 मॉइस्चर वाला, उसमें थोड़ी बहुत मलाई वगैरह डाल देते हैं, केमिकल वाली, ठीक है ना, ये दूध वाली मलाई नहीं होती इसमें, केमिकली प्रिपेयर्ड होती है, जो आपका पाउडर मिल्क होता है उसकी मलाई। तो वो सब चीजें, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो कौन है, सोडियम स्टीरेट। फॉर्मूला क्या होता है इसका, C70H35 कार्बोक्सिलेट आयन न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम। तो ये आपके सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है। C12 होती है, पायरेट कहते हैं, लॉरियल कहते हैं उसको, सोडियम लॉरियल सल्फेट। 15 वाली भी होती है, उसका थोड़ा मुश्किल सा नाम है, हाँ इसलिए मैं उसका नाम लेता नहीं, इसकी रेट ही सही है, अच्छा सा नाम है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, हार्ड वाटर ऐड किया, लिखना मत। अब हार्ड वाटर है और सोप सॉल्यूशन मैंने ऐड कर दिया। हार्ड वाटर में दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, हार्ड वाटर के अंदर पानी के अलावा बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन से सॉल्ट
हमारे पास मैग्नीशियम या कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट। तो हार्ड वाटर में पानी के मॉलिक्यूल्स दिक्कत क्रिएट नहीं करेंगे, वो तो पानी के मॉलिक्यूल ही है, लेकिन हार्ड वाटर में पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाले कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट्स। ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये क्या करते हैं, पानी को सोप के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देते, खुद इंटरेक्ट करते हैं सोप के साथ। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन नहीं करने देंगे सोप के साथ, खुद रिएक्शन करेंगे। जब खुद रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, सपोज करो मैंने जनरल कंपाउंड ऐसे शो कर दिया, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, जनरली मैंने ऐसे शो कर दिया। नहीं, कैल्शियम भी हो सकते हैं, उसकी फिर वो 6 रिएक्शन बन जाएंगे ना, मैग्नीशियम की 3, कैल्शियम की 3, काम 6 रिएक्शन में एक ही है, तो मैं एक ही बार शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको आप ऐसे कर लो, चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो। ये क्या करेंगे, ये रिएक्ट करते हैं सोडियम सॉल्यूशन से, पानी को रिएक्ट नहीं करने देते। अब इसमें क्या होगा, जो हमारा ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ कंपाउंड बना देगा। जो हमारा सोप वाला पार्ट था जिसमें क्लीनिंग एक्शन शो करना था, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबाइन होके व्हाइट कलर का दही जैसा प्रेसिपिटेट बना देगा, जिसे हम कर्डी प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और केमिकल नेम होता है उसका स्कम। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो वो दही जैसा होता है, उससे झाग नहीं बनती, वो झाग को बनने में रोकता है बल्कि, और ना ही वो क्लींजिंग एक्शन शो करता। तो वो जो ऊपर व्हाइट कलर की लेयर बन रही होती है वो क्यों बनती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। और ये स्कम इसलिए बना क्योंकि कैल्शियम या मैग्नीशियम के सॉल्ट हमारे हार्ड वाटर में प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से झाग नहीं बन पा रही। अब मुझे झाग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करने का कोई मेथड ही नहीं है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैं साबुन ऐड करता था। सोप सॉल्यूशन जो है वो इससे